नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आसपास के पदार्थ और हम आज बात कर रहे हैं इस चैप्टर में वाष्पीकरण के बारे में। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने वाष्पीकरण के बारे में बात करी थी और ये समझा था वाष्पीकरण किस प्रकार एक द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने का एक माध्यम है, जिसमें जो जल है या जो अगर कहीं द्रव है वो क्वथनांक पॉइंट पर मींस बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचता है। ठीक है। सो अब हम आज जो कर रहे हैं बात वो है कि वाष्पीकरण जो है वो हमें ठंडक भी प्रदान करता है। जैसे पसीना है, जब हमारा शरीर में पसीना होता है, फिर जब पसीना हमारे शरीर से एक वाष्प में चेंज होता है, वो सूखता है, हम कहते हैं कि पंखे के नीचे बैठते हैं वो सूखता है, हम कहते हैं अब हमें ठंडक मिली। उसका कारण क्या है, इसको आज हम समझते हैं। तो चलिए बुक खोलते हैं अपनी। वाष्पीकरण से शीतलता किस प्रकार हमें प्राप्त होती है। तो जब हम कोई एक द्रव रखते हैं और उसमें निरंतर एक वाष्पीकरण की क्रिया होती है, उस समय क्या होता है, जब वाष्पीकरण की क्रिया चल रही होती है तो उनमें जो जो कण हैं वो क्योंकि ऊर्जा का वो एक अपने अंदर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि उनमें वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। और जो उनके आपस में जो उनके एक कणों के बीच के फोर्सेस हैं उसमें टूट रहे हैं, तो ऊर्जा काफी वो उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो आसपास की ऊर्जा का जब एक अवशोषण हो जाता है, तब हम जो उसके पास जहां से वो ऊर्जा अवशोषित हुई, उस स्थान पर हमें एक शीतलता फील होने लग जाती है। तो जैसे इसको ऐसे भी समझते हैं कि जब बहुत गर्मी होती है, हम जमीन पर जहां बैठे होते हैं वहां पे हम थोड़ा जल छिड़क देते हैं, है ना, और कहते हैं अब हमें ठंडक मिलेगी। वो ठंडक क्यों मिल रही है? क्योंकि अब वो जो जल है उसका वाष्पीकरण की क्रिया चल रही है, तो उसको जो है एक हीट चाहिए वाटर को इवोपरेट होने के लिए, वाष्प में चेंज करने के लिए। तो वो जो धरती जिससे हमें गर्मी मिल रही है, जिसके कारण वो वो ऊष्मा अपने अंदर ले लेते हैं, तो वहां की ऊष्मा अब कम हो गई। और जब वो वहां की ऊष्मा कम हो गई तो उस स्थान पर हमें एक शीतलता का अनुभव होने लग जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम एसीटोन, तो एसीटोन ये वो ही हो गया जो हम नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं। ये जब हमारे जब हाथों पर लगता है, हमें क्या होता है, ठंडक मिलती है। उसका कारण क्या है कि वो इवोपरेट होने के लिए, वाष्प में चेंज होने के लिए हमारी जो हथेली की गर्मी है उसको वो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वो वाष्प में चेंज हो जाता है। तो हमें जो हमारे जो उस समय हीट थी हमारी हथेली पर, वो उसने एसीटोन ने ले ली, तो हमें ठंडक या शीतलता का एक फीलिंग आएगी। अब यहाँ पे जैसे यही मैंने आपको जल छिड़कने की बात अभी आपको समझाई थी कि किस प्रकार वो जो धरती की गर्मी है उसको वो अवशोषित कर लेता है जल। और यही कारण है कि जब बहुत गर्मी होती है तो हम कहते हैं सूती कपड़े पहनने चाहिए। उसका कारण क्या है? तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा रखा है। तो ये जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक ऊष्मा एक बहुत ज्यादा जनरेट होती है और हमें बहुत पसीना आता है ना। और इसमें आप देखें कि आप घर में बैठे हैं, आपको आएगा पसीना, कम आएगा, लेकिन जो लेबर का काम कर रहा है या घर पे बहुत काम कर रहा है, भारी काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, उसको ज्यादा पसीना आता है ना। तो ये हम देखते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी का एक प्रोसेस चल रहा है जिसके कारण वो पसीना आ रहा है। लेकिन हम उसमें क्या होता है कि ये जितना हमें पसीना आता है उतनी ही जल्दी हमें एक कहीं शीतलता भी मिलती है जब वो पसीना हमारे शरीर से उड़ता है। तो जैसा अगर हम सूती कपड़ों की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो एक वाष्पीकरण की जब क्रिया चलती है उसके दौरान क्या होता है,
द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये बात कर रहे थे पसीने की, तो ये नोट कर लीजिए। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सूती कपड़ों की, तो पहले हम सूती कपड़ों पर आते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो सूती कपड़े होते हैं, ये जल का क्या होता है, ये जल का अवशोषण बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और इस प्रकार जो हमारे शरीर में जो एक पसीने के मतलब अगर कहें जो जल वो एक पसीने के रूप में है, वो उसको अवशोषित करते रहते हैं। तो अगर हम कहें तो एक हमारा जो शरीर है वो डायरेक्ट उसको इतनी हीट नहीं मिल रही है क्योंकि हमने कपड़ा पहन रखा है। तो वो कपड़े को में जब जल अवशोषित हो गया और कपड़े की जो सतह है उसको डायरेक्ट एक ऊष्मा मिल रही है, जिसके कारण वो एक वाष्प में जल्दी उड़ पा रहा है। लेकिन अगर हम सूती कपड़ा नहीं कोई सिंथेटिक पहनते हैं तो उनका वो पसीने को जो है वो अवशोषित नहीं करते हैं और पसीना हमारे शरीर पर ही चिपका रहता है, उसका वाष्पीकरण की क्रिया इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। इसलिए जो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से वो जो जितना पसीना आ रहा है वो जो सूती कपड़ा है वो उसको अवशोषित कर लेता है। तो और इन सब क्रिया में क्योंकि हमारे शरीर की ऊष्मा के भी एक वो यूज होता है कि जल वाष्प में चेंज हो रहा है और धीरे धीरे हमें एक ठंडक महसूस होने लग जाती है। दूसरा हम देखते हैं, जब हम एक बर्फीले जल से भरे ग्लास की अगर हम बाहरी सतह पर देखते हैं तो उस पे हमें छोटी छोटी जल की बूंदें नजर आती हैं। उसका कारण क्या है? चलिए उसका कारण भी हम साइंटिफिक वे में समझते हैं कि जो हमारा जो बर्फ है ना, वो ठंडी है और वो जो अंदर मीन्स जो ग्लास का जो सरफेस है वो एक ठंडा है और जो जल है उसमें वाष्पीकरण की क्रिया चल रही है। तो वाष्प तो बन रही है, लेकिन जो वाष्प एकदम उस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आ जा रही है, वो वाष्प फिर से पानी की जल की बूंदों में चेंज हो जा रही है और उस पे चिपक वो उस पर क्योंकि वाष्प जल में चेंज हो रही है तो हमें वहां जो ग्लास के बाहर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। तो मीन्स जल जो ग्लास में है वो वाष्प में चेंज हो रहा है और वो जो वाष्प है वो फिर से उसको एक ठंडा टेम्परेचर मिल रहा है। तो जब हम वाष्प का टेम्परेचर कम कर देते हैं वो द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार हमें जो ग्लास की सतह है उस पे हमें एक छोटी छोटी जो जल की बूंदें हमें देखने को मिलती हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है कि जैसे आप जब पानी कुछ बॉईल करते हैं किसी कंटेनर में और उसके ऊपर जब आप एक कुछ प्लेट ढक्कन रख देते हैं और पानी बॉईल होने के बाद जब आप ढक्कन हटाते हैं तो ढक्कन पे आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। उसका कारण यही है कि हम लगातार ऊष्मा दे रहे हैं तो जल वाष्प में चेंज हो रहा है। लेकिन जब ढक्कन रखा है तो ढक्कन को उतनी ऊष्मा नहीं मिली है, वो नीचे के कंपैरिजन में ठंडा है, तो वो वाष्प उस ठंडे सरफेस से कांटेक्ट लेके फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। तो ये तो बच्चों हम लोगों ने देखा बर्फीले जल का और ये कि किस प्रकार वाष्पीकरण से हमें ठंडक महसूस होती है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ये आपका कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की। तो पहले जो हमने पढ़ा उसके नोट्स देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो वाष्पीकरण के कारण शीतलता के बारे में हम कैसे बोलेंगे? जल के कण आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। इस कारण आसपास में ऊर्जा क्षति के कारण शीतलता का अनुभव होता है। तो ये एक मैंने जो जितना इतना डिटेल में समझा था उसको छोटी भाषा में दे दिया। अब हम जो बात करेंगे वो प्लाज्मा की करेंगे। ये मैं नोट आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए,
ये है फ्लोरेसेंट, हमारे जो ट्यूबलाइट चल रही है। और ऐसे आपने खूब साइन बोर्ड्स देखे होंगे अलग अलग लाइट के, ये नियॉन बल्ब्स होते हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। तो मैंने इसलिए आपको पहले दिखाया है ये। अब हम बुक में आपका जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको देख रहे हैं। सो बच्चों, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम लोगों ने अभी तक 3 अवस्थाओं की बात कर रही थी, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था की। लेकिन आजकल जो वैज्ञानिक हैं वो 5 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फिर है ठोस, द्रव, गैस, और एक है प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो कण होते हैं वो उनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है, अत्यधिक होती है। और वो बहुत, जब ऊर्जा अत्यधिक है उन कणों में, तो वो बहुत ही उत्तेजित रहते हैं, मीन्स बहुत एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। वो बहुत, उनके अंदर वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं। और ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। तो हमने ये देखा है कि जब अगर हम ठोस, द्रव और गैस की करें, तो गैस के कण एक, हमें इन तीनों में काफी एक कम उनके बीच में फोर्स होता है और उनमें हमें वाइब्रेशंस और मूवमेंट बहुत दिखाई देता है। लेकिन एक और अवस्था है जिसमें ये और ज्यादा एक मूवमेंट होता है, और इसलिए हम कह रहे हैं आयनीकृत गैस के रूप में। तो मैक्सिमम हमें मिल रहा है मूवमेंट गैस में, और गैस में भी जब और ज्यादा मूवमेंट है उसको हम कह रहे हैं आयनीकृत गैस। जो अभी मैंने दिखाया आपको फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब का जो दिखाया था, इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्लाज्मा। तो और नियॉन बल्ब के अंदर होता है नियॉन गैस, और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर होता है हीलियम या कोई अन्य। तो ये जो होती है ये ये, क्योंकि हम देखिए ये हम यूज कर रहे हैं लाइट के लिए, इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर ये गैस जो होता है ये आयनीकृत यानी ये आवेशित हो जाती है। तो इस बात को अब मैं आपको समझाती हूँ। जब हम विद्युत ऊर्जा इनमें एक हम जब डालते हैं, तो ये जो गैस इनके अंदर होती है, जो हमने अभी यहाँ पे जो आपको यहाँ ये बताया था कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें गैस जो है वो एक आयनीकृत फॉर्म में होती है। तो जब हम इस गैस में एक इलेक्ट्रिक करंट हम जब एक पास करते हैं, तो ये जो ये जो गैस इसमें भरी हुई होती है, जिसमें अभी हमने देखा था ना कि ये फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में हमने कहा था नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट, ये जो सॉरी ये तो हम लोगों ने अभी जो ये देखा था कि नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है। तो ये जो हमारी गैस इसके अंदर फिल है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट हम जब एक पास करते हैं, विद्युत ऊर्जा जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं, तो ये जो गैस होती है ये गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है, ये एक आयोनाइज हो जाती है। तो ये देख रहे हैं, मतलब हमने एक गैस अवस्था देखी है, लेकिन वो गैस में, और स्पेशल ये जो हमने नियॉन गैस की बात कर रहे हैं या हीलियम गैस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर इनमें एक आवेशित हो जाता है, मीन्स उनके अंदर चार्ज हो जाता है, और ये एक आयनाइज फॉर्म में आ जाते हैं, मीन्स और बहुत छोटे कणों के रूप में आ जाते हैं। और आवेशित होने से क्या होता है, ये ट्यूब या जिसके अंदर ये भरे हुए हैं, ये क्या होता है, ये एक चमकीला प्लाज्मा तैयार कर लेता है, एक शाइनिंग प्लाज्मा। और प्लाज्मा हम इस टाइप से बोल रहे हैं, ना तो वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, वो दोनों के बीच का है, एक गाढ़ा सा एक कहें तो वो एक प्लाज्मा स्ट्रक्चर में आ जाता है। और ये जो अगर हम गैस के स्ट्रक्चर का, उनके स्वभाव के बारे में बात करें, तो उसके अनुसार जो होता है प्लाज्मा में एक
विशेष रंग की चमक आ जाती है। और ये जो प्लाज्मा के ही कारण क्या है, ये जो हमें सूर्य और तारे जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये भी प्लाज्मा के कारण ही होते हैं, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में देखिए डिफरेंट गैसेस है या नहीं है। और जब हमारे ऊपर एक कहें तो और बहुत एक गैलेक्सियल मूवमेंट चल रहे हैं, जिससे एक चार्ज उत्पन्न हो रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज वो जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उसमें जब एक उनका इंटीग्रेशन होता है, तो एक चमक पैदा होती है। तो और यही कारण है जो हमें सूर्य और तारे ये भी हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मेन जो एक पॉइंट है वो ये है कि आपका जो नियॉन गैस है, आपकी जो हीलियम गैस है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से वो चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने से उनमें एक चमक आ जाती है। सिंपल एक ये कॉन्सेप्ट है। फिर एक हम बात करते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। तो ये जो है यहाँ पे हमारे ये जो एस एन बोस हैं, ये भारतीय वैज्ञानिक बहुत फेमस हमारे वैज्ञानिक रहे हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का इनका नाम कौन नहीं जानता है। तो इन लोगों का ये है कि सो हमारे ये जो दो मेन पर्सनालिटीज हुए हैं, अगर हम कहें एक वैज्ञानिक हुए हैं, इन लोगों ने मिलके एक चीज कर मतलब अलग अलग ही करी थी, लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसमें जो हमारे जो सत्यन तो इनमें जो एस एन बोस थे, उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी थी कि कुछ एक और ये जो हमने मतलब अलग अलग अवस्थाएं देखी, लेकिन एक और कुछ एक अवस्था कणों में हो सकती है। तो ये उन्होंने इसकी कुछ एक एजम्पशंस करे थे, उनकी गणनाएं करी थी। और उन गणनाओं के आधार पर ही क्या हुआ, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी करी, जिसे क्योंकि सबसे पहले एस एन बोस ने सोचा था, फिर आइंस्टाइन ने उसके उनका और डिटेल में एक मतलब उसको देखा था, समझा था। तो इस कारण क्या हुआ कि जो ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी। और ये सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कर्नेल, और ये आपके डिफरेंट आपके साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, उल्फगैंग कैट्रेले और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टाइन आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था। और ये क्या इसको देखते हैं कि हमारी जो सामान्य वायु का जो एक घनत्व होता है, तो ये एक बात इस बड़ी डिटेल में है कि सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर जब हम उसको ठंडा करने से ये बीईसी तैयार होता है। तो ये एक बहुत डिटेल की बात है। इसका डिटेल आप और इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये कौन सी अवस्था हो गई जब हम कह रहे हैं गैस को हमने देखा था कि कैसे गैस को हम एक कंप्रेस करके हम उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को, तो मतलब हम गैस का देखिए कितना घनत्व कम कर रहे हैं। और उस गैस को बहुत ही अगर हम कम तापमान पर ठंडा करें तो वो भी सारा एक बहुत डिटेल का कैलकुलेशन है, तब हमें बीईसी तैयार होता है। तो ये क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हमने कण जो बोले हैं ये हमने बहुत एक मोटी बात बोली है। इन कणों के भी अंदर और बहुत एक उनके और अलग अलग उनके मतलब और उनके छोटे और पार्ट्स हैं। तो ये सब तो बहुत एक डिटेल में जाने वाली बात है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करिए कि
धीरे धीरे आने वाले समय में हो सकता है हम कहें कि कोई भी पदार्थ 3 अवस्था नहीं, उसकी 5 या उससे भी ज्यादा अवस्था हो सकती है। तो प्लाज्मा का थोड़ा नोट देख लेते हैं। सो बच्चों, प्लाज्मा प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनिक गैस के रूप में होते हैं। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर यह गैस आयनीकृत या आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है, तो थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि गैस में भी, और अगर हम उसमें एनर्जी आ जाए और वो और ज्यादा उनमें वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाए, तो कैसे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो एक आयनीकृत फॉर्म में आकर और उसमें एक चमक आ जाती है, और वो चमक से हम एक लाइट के रूप में ले सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा इसके साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है, और काफी आपको इसमें नई जानकारी मिली है। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको मैं चाहती हूँ आप होल्ड करें। हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन पहले और पूरा चैप्टर समझ लीजिए। जब वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप उसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगले सेशन में प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।